Audio Jungle. Audio Jungle. ताराचंद जी, जरा ये बताइए कि लोक सूचना अधिकारी जब जानकारी देने से अवॉइड करता है या प्रथम अपीलीय अधिकारी विधि विरुद्ध कार्य करता है तो किन किन परिस्थितियों में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया जा सकता है, और इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। देखिए, एक बहुत छोटी सी बात समझे। दो स्थिति हैं कि जहां आपने आरटीआई में आवेदन दिया वहां आपको जवाब बिल्कुल ही नहीं मिला, तो सेक्शन 7(2) ये कहती है कि आप ये प्रिजम्पशन करेंगे कि उसका आपने आवेदन खारिज हो गया, या उसने आपको झूठी जानकारी दी। मैं बहुत क्लियर मेंशन कर रहा हूं, मिसलीडिंग नहीं, झूठी फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी। मैं पहले भी क्लियर कर चुका कि पब्लिक सर्वेंट का डॉक्यूमेंट है, उसे सच लिखना पड़ेगा, झूठ नहीं लिख सकता। तो जहां कहीं झूठ लिख दिया, आपको पता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है और उसका अल्टरनेट आपके पास मौजूद है कि यहां से ये इन्फॉर्मेशन झूठ साबित होती है, तो उस परिस्थिति में भी उस पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। लेकिन जहां आपको 30 डेज में कोई जवाब नहीं मिला तब एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। यानी नहीं कोई जवाब दिया तो केवल आप प्रथम अपील करेंगे, झूठ इंफॉर्मेशन दी तो आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और प्रथम अपील भी कर सकते हैं। अब आता साहब एक बड़ा अजीब सी विडंबना है कि प्रथम अपील आपने संस्थित कर दी, यहां भी दो स्थितियां पैदा होती हैं कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने कोई जजमेंट किया ही नहीं, तो नीचे भी कोई डिसाइड नहीं हुआ, प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी कोई डिसाइड नहीं किया, या नीचे अनलॉफुल डिसाइड हुआ, प्रथम अपीलीय अधिकारी मौन है। एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी शैल डिसाइड द केस विद इन 30 डेज और इन केस ऑफ एक्सटेंशन कोई परिस्थिति हो तो 45 डेज। यानी एक्ट ये बिल्कुल क्लियर विधान करता है कि हर हाल में चाहे थर्ड पार्टी हो 45 डेज में प्रथम अपील मिलने के बाद डिसाइड करनी ही पड़ेगी। अगर 45 दिन आवेदन अपील मिलने के बाद प्रथम अपीलीय अधिकारी ने कोई डिसीजन नहीं किया तो प्रथम अपीलीय अधिकारी भी पीआईओ को अनुचित संरक्षण देने के नाते आईपीसी सेक्शन 217 के ऑफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि एफएए किसी भी मानिंद चुप नहीं रह सकता, मींस नहीं रह सकता। और बड़ी गजब की स्थिति यह है कि एक उर्दू का शेर है कि कैसा दौर आ गया है तेरे शहर में कि बंदे भी खुदा हो गए हैं तेरे शहर में। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जहां मौन रह जाता है और जहां कमीशन में लंबा समय लगता है, वहां पीआईओ और सीपीआईओ आम जनता के हकों का हनन करते हैं। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, और सिंह साहब आप तो खुद भी इस चीज से पीड़ित रहे हैं कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने ऑर्डर कर दिया और ऑर्डर करने के बाद भी पीआईओ उसे मान नहीं रहा। मैं दर्शकों को बहुत क्लियर तौर पे बता दूं कि सीनियर अथॉरिटी पब्लिक सर्वेंट है जो कि सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी में डिफाइन किया हुआ है, उसका ऑर्डर लीगल एंटिटी है और पीआईओ जो उसके अंडर आता है एज पर लॉ उसको वर्ड टू वर्ड मानने के लिए बाध्य है। जहां कहीं पब्लिक सर्वेंट का कोई ऑर्डर डिसोबे किया जाता है तो वो सर्विस रूल्स का वायलेशन भी है। अलग अलग स्टेट के सर्विस रूल्स भी हो सकते हैं कि उसमें क्या किस सेक्शन में उसमें कार्रवाई होती है, और साथ साथ आईपीसी में सेक्शन 188 आईपीसी यानी लोक सेवक का जानबूझकर आदेश की अवज्ञा करने का भी दोषी होता है। और चूंकि ऐसे हर एक ट्रांजैक्शन में वह अपने आप को सदोष लाभ दे रहा होता है या नहीं ये तो क्लियर नहीं हो सकता, लेकिन आवेदक को सदोष हानि पहुंचा रहा होता है। और आईपीसी क्लियर विधान करती है कि जहां कहीं कानून तोड़कर किसी आदमी को जानबूझकर हानि पहुंचाई गई, विलफुली उसके साथ किया गया, तो वहां हर एक सेक्शन में डिसऑनेस्टी आ जाती है, उसके साथ चीटिंग आ जाती है, और चीटिंग आते ही सेक्शन 420 गवर्न हो जाती है। आईपीसी में आगे बड़ी और भी सेक्शंस हैं जहां कहीं भी फॉल्स रिपोर्ट बनाई, जहां वो झूठा होना जानता है, चाहे वो पीआईओ हो चाहे कोई भी हो, तो फॉल्स रिकॉर्ड जिसका झूठा होना वो जानता है और उसके बाद भी वो उसको सच की तरह इस्तेमाल करता है, तो आगे सेक्शन 468 भी है, 471 भी है कि किसी रिकॉर्ड को झूठा बनाना और उसके बाद उसको सच की तरह इस्तेमाल करना, उन सारी सेक्शंस के लिए वो धाराएं भी वहां लागू मौजूद पड़ी हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अपीलों की सुनवाई के मामले में एक बार कई ऐसा आता है कि साहब हमने इनको इन्फॉर्मेशन दे दी, फिर
फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के लेवल पर या सेकंड अपीलेट अथॉरिटी के लेवल पर उनसे पूछते हैं कि साहब रसीद दिखाओगे, साहब रसीद तो हमारे पास है नहीं, और वो रिकॉर्ड पे कह रहा है कि हमने इन्फॉर्मेशन दे दी, जबकि कोई रसीद नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। तो जहां कहीं भी किसी भी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी या सेकंड अपीलेट अथॉरिटी के सामने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन तैयार किया गया है, किसी प्रोसीडिंग में झूठ बोला गया है, वहां 193 आईपीसी भी आती है, किसी भी कार्रवाई में मिथ्या साक्ष्य गढ़ना और मिथ्या साक्ष्य देना। और जहां कहीं भी मिथ्या साक्ष्य आता है, ऑटोमेटिक सेक्शन 420 उसके साथ ही अटैक्ट होके आ जाती है। तो जहां इस तरह के प्रोविजंस आते हैं वहां लंबे चौड़े कई केस टू केस ये डिफर कर सकता है। जहां झूठी इंफॉर्मेशन दी वहां अलग है, जहां उसने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी, गलत इंफॉर्मेशन दी, वहां अलग है। लेकिन एक बड़ा गोल्डन रूल मैं आपको बता दूं कि जहां कहीं भी 30 डेज में इंफॉर्मेशन या लॉफुल डिसीजन नहीं मिला और आगे जाके फर्स्ट अपील या सेकंड अपील के लेवल संस्थित करने या उसके डिसीजन के बाद आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, उन सारे ही केसेस में यह स्टैब्लिश हो जाता है कि उसने इंफॉर्मेशन आपको जानबूझकर रोकी, विलफुली रोकी, ऑब्स्ट्रक्ट किया, और वहीं सेक्शन 18 की कंप्लेंट का ग्राउंड पैदा हो जाता है। और सेक्शन 2019 की रोशनी में हर उस केस में एक आवेदक मुआवजा पाने का कानूनन हकदार है। ये आपको कमीशन आपको दिलवाएं, ये लॉफुल है। हर एक केस में जहां कहीं भी 30 डेज से डिलेड इंफॉर्मेशन आपको हासिल हुई और आपको एक पैसा भी एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा, टाइम लगा या एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़े, वहां आपको कंपनसेट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आपने जो जानकारी दी बहुत ही ज्ञानवर्धक और अच्छी जानकारी दी। मेरा सवाल ये है कि इस प्रकार देखने में ये आ रहा है कि पूरे देश के अंदर जो राज्य सूचना आयुक्त के कार्यालय हैं वहाँ की स्थिति भी अच्छी नहीं है। आरटीए आवेदक बहुत उम्मीद के साथ वहाँ अपील में जाते हैं, पर उनके साथ वहाँ भी इंसाफ नहीं होता प्रतीत हो रहा है या उनको न्याय नहीं मिलता। तो क्या ये जो आईपीसी का जो कानूनी संरक्षण है, इस कानूनी जो प्रक्रिया है, इसमें क्या राज्य सूचना आयोग भी आते हैं या उनको कोई विधिक संरक्षण प्राप्त है? देखिए, विधिक संरक्षण राज्य सूचना आयुक्त, चाहे वो सीपीआई हो, चाहे सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन के हों, चाहे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के हों, वो पब्लिक मनी से सैलरी हासिल करते हैं। लिहाजा सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी डिफाइन करती है कि वो उस वक्त पब्लिक सर्वेंट की भूमिका में है। जब सेक्शन 19 में सेकंड अपील की सुनवाई कर रहे होते हैं तब वो केवल एक पब्लिक सर्वेंट होते हैं, तब वो जुडिशियल कार्रवाई नहीं है, क्वाज़ी जुडिशियल कार्रवाई है। और उस कंडीशन में अगर सम्यक सावधानी नहीं बरती गई या लॉ का कहीं भी वायलेशन हुआ तो वो एक आम पब्लिक सर्वेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे और सेक्शन 21 सद्भाव पूर्वक उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। जहां कहीं भी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई और लॉ तोड़ा गया है, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आने के नाते इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहिबान भी आईपीसी के दायरे में आ सकते हैं। मैं बहुत लॉ की बात कर रहा हूं। सेक्शन 19 ये प्रोवाइड करता है कि जहां कहीं अपील का डिसीजन किया जाता है, चाहे वो फर्स्ट अपील हो चाहे सेकंड अपील हो, तो आपको अपने डिसीजन में यह बताना पड़ेगा कि आपके डिसीजन से अगर आवेदक व्यथित है तो कितने तो समय में और किस अधिकारी को वो आपके विरुद्ध अपील कर सकता है, ये आपको बताना पड़ेगा। मुझे आप पूरे देश भर के जितने भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहिबान हैं उनका कोई एक जजमेंट खोज कर दे दो जिसमें उन्होंने सेक्शन 19 में 19(6), 7, 8, 9 तक के जो प्रोविजंस हैं उनको समयक रूप से पालना की गई हो। मेरे पास एक नहीं सैकड़ों हजारों जजमेंट्स हैं। उन हजारों जजमेंट्स में एक्ट ये बाइंडिंग अपॉन है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं आपसे व्यतीत अगर हो जाऊं तो मैं आपकी अपील करूंगा। क्या कोई जजमेंट सिंह साहब आपकी नज़र में किसी आवेदक ने लाके दिया है कि जिसमें इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहिबान ने अपने जजमेंट में ये लिखा हो कि साहब आप अगर हमसे व्यतीत हैं, इस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो कंसर्न हाईकोर्ट जा सकते हैं? कितने दिन में जा सकते हैं? आपने लिखा कहीं? किसी में नहीं देखा। तो इस लिहाज से जब कानून का सम्यक रूप से पालना नहीं की गई और जो बाइंडिंग कानून है उसकी पालना नहीं कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहिबान भी एक लोक सेवक होने के नाते और कानून को पालने के लिए बाइंडिंग अपॉन होते हुए भी लॉ का वायलेशन कर रहे हैं और उनके लिए उनके खिलाफ भी आईपीसी खड़ी है। एक प्रोटेक्शन हासिल है 197 सीआरपीसी। किसी भी लोक सेवक के खिलाफ आप तब केस दायर कर सकते हैं जब उसके लिए आपको प्रोसिक्यूशन
सैंक्शन मिल जाए, यानी अभियोजन स्वीकृति मिल जाए। तो अभियोजन स्वीकृति कौन देता? अभियोजन स्वीकृति देता उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी। लेकिन एक बड़ा गोल्डन सा, और बहुत सारे केसेस मैं 2-3 कोट कर देता हूं आपको। चौधरी परवीन सुल्ताना वर्सेस वेस्ट बंगाल स्टेट एक केस, राजीव रंजन बनाम गवर्नमेंट ऑफ यूपी केस, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वर्सेस बेटन पटला केस। इस तरह के दुनिया भर के सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं जिनमें ये डिफाइन किया हुआ है कि पब्लिक सर्वेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि उसे एब्सोल्यूट लायबिलिटी मिली हुई है और वो तो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जैसा चाहे वो उसे किसी आदमी को सदोसानी पहुंचाता फिरे। पब्लिक सर्वेंट को केवल प्रोसिक्यूशन परमिशन की सैंक्शन और अम्ब्रेला केवल तब मिलेगा जब उसने सद्भावपूर्वक कार्रवाई की हो। जहां दुर्भावना आप कोर्ट को स्टैब्लिश कर देते हैं वहां किसी तरह के प्रोसिक्यूशन परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तो जब एक्ट ये कहता है कि साहब मैं आपके खिलाफ कहां अपील करूं और आपको उसमें लिखना पड़ेगा, शैल राइट आप लिखेंगे और आप नहीं लिखते तो आपकी तो दुर्भावना अपने आप साबित है। क्यों नहीं लिख रहे आप? जैसे हमारे राजस्थान का ट्रेंड है कि प्रथम अपीली अधिकारी को अपीलार्थी लिखता है कि साहब प्रथम अपीली अधिकारी ने कोई डिसाइड नहीं किया, पर यहां हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने प्रथम अपीली अधिकारी तो पहले क्लीन चिट दे रखी है, कभी किसी केस में बुलाया नहीं जाता। तो ये क्या है? आपको क्लीन चिट आपने दे दी किस बेस पे? कोई फाइंडिंग नहीं, कोई उसकी सुनवाई नहीं, अपीलार्थी को सुना ही नहीं कि साहब प्रथम अपीली अधिकारी ने क्या किया। तो हर एक जजमेंट में जहां कहीं भी आपने प्रथम अपीली अधिकारी को क्लीन चिट दी है, आप लोग का वायलेशन कर रहे हैं। किसी जजमेंट में आपने कहीं नहीं लिखा कि अगर आप आयोग के फैसले से व्यथित हैं तो विद इन 30 डेज फला फला क्षेत्राधिकार की उच्च न्यायालय के इस बेंच में आप अपील कर सकते हैं। कहीं नहीं लिखते, तो नहीं लिखते तो आप लोग का वायलेशन करते हैं और उस वजह से जजमेंट आपको 2-2.5 महीने बाद मिलता है। मान लिया कि लिमिटेशन आप उससे काउंट कर सकते हैं, लेकिन जब आम नागरिक को आप बता ही नहीं रहे कि आप अपील कर सकते हैं तो आप तो 19/6 में लेके घूमते हैं कि साहब हमारा फैसला अंतिम है। तो इस लिहाज से जब आप ये नहीं लिखते कि मैं आपके खिलाफ अपील कहां कर सकता हूं, तो आपने तो ये तय कर दिया कि हम ही सुप्रीम कोर्ट हैं, जबकि ऐसा है नहीं। कानून में आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट सुन सकती हैं, हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सुन सकती हैं, तो रास्ते खुले हैं। तो इनको भी एब्सोल्यूट इम्यूनिटी हासिल नहीं है। बहुत सीधा सीधा लो है। जैसा कि आपने सुना, ताराचंद जहांगीर जी ने बहुत ही अच्छे तरह से समझाया है आरटीआई एक्ट के विषय में, और मुझे उम्मीद है कि आरटीआई आवेदक, दर्शक और देश के नागरिक इनके द्वारा चर्चा से जो भी बताया है उसका लाभ लेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद ताराचंद जी, आप हमारे शो में आए और आपने इतनी अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ दी, उसके लिए आपको धन्यवाद और आभार।